हे राइज अप फैमिली, क्या हालचाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंशुल रस्तोगी। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राइज अप पर। पिछले वीडियो में हमने बात की मार्केट का असली फ्यूल लिक्विडिटी है। आज हम समझेंगे इस फ्यूल पर ग्लोबल न्यूज या एक्शन का क्या असर होता है। एफआईआईज यानी फॉरेन इन्वेस्टर ये गेम कैसे खेलते हैं और एक आम इन्वेस्टर को इन सब ग्लोबल चक्कर में करना क्या है। चलो शुरू करते हैं इंटरेस्ट रेट से, जो हमेशा न्यूज में बने ही रहते हैं। देखो, लो इंटरेस्ट रेट ना स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे होते हैं। ये एक बेसिक रूल है। इसका एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब भी है, जैसे पी रेशियो इज रफली 100 डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट। सोचो, आप एक कंपनी के मालिक हो जो हर साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है। जब एफडी में इंटरेस्ट रेट 10% हो ना, तो कोई भी इन्वेस्टर क्या बोलेगा, यार बैंक में 1 करोड़ रुपए रखो और 10 लाख मिल जाएंगे, तो मैं इस बिजनेस के लिए 1 करोड़ से ज्यादा क्यों लगाऊं, मतलब 10 का पी। लेकिन जैसे ही एफडी के इंटरेस्ट रेट नीचे गिरे, समझो 5% हो गए, तो बैंक में तो सिर्फ भाई 5 लाख मिलेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि ये बिजनेस जो 10 लाख रुपए दे रहा है, अब उसके लिए 2 करोड़ रुपए भी दिए जा सकते हैं, यानी कि 20 का पी। प्रॉफिट उतना ही है भाई, पर सस्ता इंटरेस्ट रेट होकर ना उस बिजनेस की वैल्यू बढ़ा दी। याद है 2021-22 में कोविड के जस्ट बाद होम लोन्स कितने सस्ते हो गए थे। उस सस्ते पैसे ने ना सिर्फ रियल एस्टेट को बूस्ट किया, बल्कि कंपनीज के लिए भी एक्सपेंशन करना और आसान कर दिया, जिससे उनके प्रॉफिट्स और स्टॉक के प्राइसेस दोनों बढ़ते रहे। और आजकल पूरी दुनिया पर ना इतना कर्जा है कि सेंट्रल बैंक्स को ना मजबूरन रेट्स को कम रखना पड़ता है। हमने तो निगेटिव इंटरेस्ट रेट्स भी देखे हैं, जहां बैंक आपसे आपका पैसा रखने के लिए भी पैसे लेता है, जैसे जापान में। ऐसे माहौल में इंडिया जैसी हाई ग्रोथ इकोनॉमी में 15 से 20% की रिटर्न की उम्मीद काफी अट्रैक्टिव लगती है। अब बात करते हैं एफआईआईज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी। ये इतना पैसा लेकर आते हैं कि मार्केट की दिशा ही बदल दें। सोचो, अच्छे महीनों में ना एफआईआईज इंडिया में करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपए डालते हैं, और उनका सोचने का तरीका आपसे और मुझसे काफी अलग है। सोचो, एक एफआईआई को 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने किसी कंपनी में, वो इंडिया की कोई छोटी अनडिस्कवर्ड कंपनी में तो नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 100 करोड़ का भी ऑर्डर डालेगा ना भाई, स्टॉक 20% ऊपर, और जब बेचना चाहेगा तो 20% नीचे। उसके लिए ना ये एक तंग गली में ट्रक घुसाने जैसा है। इससे अच्छा वो एचडीएफसी बैंक या रिलायंस जैसे निफ्टी 50 के नेशनल हाईवे पर चल लेगा, जहां वो आराम से बड़ा पैसा पार्क कर सकता है। देखो, एफआईआई का गेम जो है ना इमोशनलेस होता है। वो एक्सेल सीट पर डिसीजन लेते हैं। अगर उनके मॉडल ने बोला ना भाई इंडिया से निकलो, तो वो ये नहीं देखेंगे कि कंपनी कितनी अच्छी है, वो बस सेल बटन दबाएंगे और निकल लेंगे। इसलिए जब वो बेचते हैं ना भाई, तो मार्केट में ना सुनामी आ जाती है। और इनकी फोरसाइट भी ना कमाल की होती है। 2024 में ना जैसे ही इंडिया के इलेक्शन रिजल्ट आए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंफर्म हुई ना, एफआईआईज ने एक हफ्ते में ही 25 करोड़ रुपए डाल दिए। ये है उनका ऑल इन मोड। इन्हें बस एक ट्रिगर चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए या निकल लेने के लिए। आमतौर पर ना रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में तब बेचते हैं जब मार्केट क्रैश हो चुका होता है, जबकि एफआईआईज अक्सर मार्केट के बॉटम के पास खरीदना चालू करते हैं और रिकवरी को लीड करते हैं। इसलिए इनके एक्शन पर ना नजर रखना काफी जरूरी है। तो भाई अब आप बोलोगे इतना सब कुछ चक्कर है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी हैं, करेंसी भी हैं, तो मैं करूं क्या। सच बात यह है कि एक आम इन्वेस्टर जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, इन सब मैक्रो चीजों में उलझना ना इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। आप देश के ना भाई देखो फाइनेंस मिनिस्टर तो हो नहीं, आपका काम है ग्रीडी, सेल्फी, फोकस और लोकलाइज होना। इसका मतलब क्या है, चलो एक एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट से ही। आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, आपका काम ना पिच का हाल देखना है, अपने प्लेयर्स की फॉर्म देखनी है और स्ट्रेटेजी बनानी है। आप स्टेडियम के बाहर का मौसम या उसकी ट्रैफिक की टेंशन तो नहीं लोगे ना। इन्वेस्टिंग में भी ना आप अपनी पोर्टफोलियो टीम के कैप्टन हो। अपनी कंपनीज यानी प्लेयर पर फोकस करो। ग्लोबल जीडीपी फोरकास्ट पर घंटों बिताने से बेहतर है ये समझो कि एचयूएल या नेस्ले अपनी मार्केट शेयर को कैसे बढ़ा रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस का एचयूएल के टूथपेस्ट की सेल पर कोई डायरेक्ट असर नहीं है। लोगों ने दांत साफ करना बंद नहीं कर देना भाई।
आपका काम ये देखना है कि HUL गांव-गांव तक अपना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बढ़ा रही है। आपको ये देखना है कि ICICI बैंक के NPAs यानी बैड लोन कम हो रहे हैं या नहीं। माइक्रो पर फोकस करो और ये मैक्रो का शोर शराबा ना टीवी एक्सपर्ट्स के लिए छोड़ दो। एक और बात, लोग कहते हैं रुपी डॉलर के अगेंस्ट में कमजोर हो रहा है। इंडिया के लिए बुरा है, आम आदमी के लिए शायद हाँ, लेकिन एक इन्वेस्टर की तरह सोचो, इससे इंडिया की IT कंपनीज जैसे कि TCS और इंफोसिस को फायदा होगा। क्यों? उनकी इनकम ना डॉलर में होती है, जो कमजोर रुपए की वजह से ज़्यादा रुपये में कन्वर्ट होगी। तो एक सेल्फिश इन्वेस्टर की तरह आपको सोचना है कि इस सिचुएशन से किसको फायदा हो रहा है। तो आपका काम है ऐसी कंपनीज ढूंढना जो अच्छा कर रही हैं और करती रहेंगी, चाहे ग्लोबल हेडलाइंस कुछ भी कह रही हूँ। ये सारी डीप इनसाइट हमारी बुक द मोट एंड द माइंड से हैं। अगर आप इन कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो बुक जरूर पढ़ें। ये बुक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और किंडल पर भी अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो राइज अप फैमिली, क्या आप FIIs के डेटा को ट्रैक करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको ग्लोबल फैक्टर्स और आपकी स्ट्रेटेजी के बीच का कनेक्शन समझाने में हेल्प करता है तो लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल राइज अप को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कीप इट सिंपल, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप राइजिंग अप। बाय बाय।